सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में क्या क्या चीजें हमको मिला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, चलिए पिछले क्लास में क्या क्या देखे थे हम। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में क्या क्या देखे थे। ठीक, एक आपका अगर हम बात करें तो एक जिला है क्या आपका बिलासपुर जिला। एक जिला क्या है, बिलासपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर जिले में क्या क्या मिला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मिला था बिलासपुर जिले में भाई। बिलासपुर जिले के स्थान अगर बात करें तो एक स्थान किसमें आता है, मल्हार के रूप में। यहां पर कुछ मिला था क्या, जी बिल्कुल मिला था। एक स्थान आता है आपका मल्हार के बाद चकरबेड़ा। चकरबेड़ा, यही चकरबेड़ा जहां पर रोम की मुद्राएं मिली थी। ठीक है, चलिए यहां पर मल्हार में अपीलक की मुद्राएं मिली है। ठीक, और वही अगर बात करें एक बिलासपुर में है मल्हार के पास ही, जिसको बोलते हैं क्या, बूढ़ी खार। क्या बोलते हैं, बूढ़ी खार। बूढ़ी खार में ठीक है विष्णु की प्रतिमा मिली है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जिला अगर बात करें तो एक जिला आपका मिलेगा शक्ति। ठीक है, शक्ति में एक स्थान गुंजी, इसी को दमोह दहरा के नाम से जानते हैं, दमोह दहरा। ठीक है, चलिए शक्ति का अगर बात करें एक स्थान किरारी, इसी को बताने वाला हूं अभी मैं किरारी के बारे में। ठीक है, एक स्थान बालपुर, एक स्थान बालपुर से मिला है। ठीक है, मतलब एक स्थान है बालपुर। यहां पर अगर हम बात करें किरारी तो किरारी में क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ। क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ मिला है। ठीक है, चलिए क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ, किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है काष्ठ स्तंभ। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं किरारी का काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ। ठीक है, चलिए ठीक, किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक, चलिए किरारी का काष्ठ स्तंभ क्या क्या चीज है समझिए। स्थान अगर बात करें तो स्थान कहाँ है, क्या है, किरारी। किरारी कौन सा जिला, शक्ति जिला, शक्ति। ठीक है, पहले जांजगीर चांपा हुआ करता था, अब शक्ति हो गया। ठीक, किरारी शक्ति। स्थान की बात अगर बात करें, ठीक है, चलिए यहां पर जो भाषा प्रयोग की गई है उस भाषा है, वो भाषा है कौन सा, प्राकृत। वो भाषा कौन सा है, प्राकृत। ठीक है, चलिए लिपि में ब्राह्मी लिपि। ठीक है, भाषा के बाद अगर लिपि की बात करें तो लिपि है आपका कौन सा, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए अब किरारी का कहां पर अगर हम बात करें तो ये मिला है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, ठीक है, गांव में क्या होता है, मनरेगा होता है। मनरेगा जानते हैं ना। ठीक है, वैसे ही क्या चल रहा था, एक तालाब जो है, तालाब के पानी को निकाल कर वहां पर उसको सुखाकर उसका खुदाई चल रहा था। ठीक है, तालाब की खुदाई। अब तालाब की खुदाई चल रहा था ये 1921 में। ठीक है, कब, 1921 में तालाब की खुदाई चल रहा था। और इस तालाब की खुदाई में क्या मिला, काष्ठ स्तंभ मिले। ठीक है, और कौन से तालाब में, हीराबंद तालाब में, हीराबंद तालाब। इस हीराबंद तालाब में क्या मिले, काष्ठ स्तंभ मिले। क्या मिले, काष्ठ स्तंभ। ठीक है, इसी हीराबंद तालाब में क्या है, खुदाई के दौरान, खुदाई से क्या मिले, काष्ठ स्तंभ मिले, काष्ठ स्तंभ। और ये काष्ठ स्तंभ माना जाता है कि ये लकड़ी का बना है। और कौन सी लकड़ी का, ठीक है, साल लकड़ी का बना है। कौन सी लकड़ी का, साल लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी प्रयोग हुआ है, साल लकड़ी। ठीक, 1921 में इस तालाब की खुदाई हुई तो ये प्राप्त हुआ काष्ठ स्तंभ। ठीक, चलिए इसका अगर हम बात करें तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये कहां है, गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको रखा गया है। पहले ये नागपुर गया था, नागपुर में क्या हुआ, पूरा उसको पढ़ा गया।
ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा पढ़ा गया, फिर उसको लाके रायपुर में, ठीक है, रखा गया। गुरु घासदास संग्रहालय रायपुर में क्या है, स्थित है, ठीक है, वर्तमान में। ठीक, स्थान कियारी गांव, भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें इस समय अगर हम बात करें तो इस स्तंभ में अगर हम बात करें, स्तंभ में, ठीक है, कर्मचारियों के पदनाम का वर्णन है, पदनाम का वर्णन है। किसका? कर्मचारियों के पदनाम का वर्णन है, ठीक है, राजाओं के वो नाम के नहीं है, ठीक है, किसके? जो कर्मचारी हैं उसके पदनाम का वर्णन है, ठीक। अब ये कर्मचारी जो है उनके पदनाम का वर्णन है, ठीक है, तो कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके पदनाम का वर्णन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कर्मचारियों के पदनाम, ठीक है, मतलब ये है कर्मचारी, या हम बोल सकते हैं अधिकारियों के, ठीक है, या अधिकारियों के बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकारी, कर्मचारी या अधिकारी, ठीक है। और अधिकारी को क्या बोलते थे, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी उसको बोला जाता, क्या बोला जाता था, उनका काम क्या था, ठीक है, हम यही देखेंगे। अगर हम बात करें, ठीक है, तो समझना, ठीक है, एक नाम आता है जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कौन सा? कुल पुत्रक। अब याद रखिएगा, कुल पुत्रक यहां पर आप समझेंगे, अगर नाम से, नाम देखो, नाम क्या बोल रहा है? कुल पुत्र है, ठीक है, ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कुल पुत्र वगैरह नहीं है, ठीक है। कुल पुत्रक मतलब होता है अभियंता। क्या था? अभियंता, ठीक है, अभियंता, ठीक है, इंजीनियर, कुल पुत्रक अभियंता या इंजीनियर, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, महाभांडारिक, ठीक है, महाभांडारिक अगर बात करें, ठीक है, महाभांडारिक या महाभांडारिक, ठीक है, महाभांडारिक मतलब भंडार गृह का अधिकारी, ठीक, भंडार गृह का अधिकारी, ठीक है। चलिए, तीसरा लेखहारिक मतलब होता है पत्रवाहक। क्या? पत्रवाहक। लेखहारिक मतलब पत्रवाहक, ठीक है। हारिक मतलब उसको देने वाला, लेख मतलब जो लिखा हुआ है, पत्र, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा समझिए, ठीक है, पत्रवाहक। अब थोड़ा समझिए, एक होता है धावक, हम बोलचाल में धावक इसको बोलते हैं, ठीक है, जो दौड़ते हैं, जो रनिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं धावक, ठीक है। चलिए, लेकिन यहां पर देखो, दो अधिकारी होते हैं आपके पत्र विभाग में, ठीक है। पत्र विभाग की बात करें तो पत्र विभाग में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो डाक आया रहता है, डाक क्या करते हैं, जो डाक होते हैं, उस डाक में पत्र को अलग करते हैं। किसका कौन से गांव के पत्र है ना भाई, कौन से गांव के, कौन से कहां पे जो पत्र है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। और एक होता है क्या, एक होता है आपका डाकिया, डाकिया क्या करता है, ये बोल देता है कि ये इस गांव का पत्र है, तो ये पत्र को लेकर जाता है, लेकर जाने वाला, ठीक है। या बोल सकते हैं इससे बड़ा ये जो है पद है, ठीक है, किसका, एक डाक होता है, ठीक है, वो अधिकारी है वहां पर, और वो क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये वाला अलग है
ये इस पोस्ट ऑफिस का ये अलग है, इस पोस्ट ऑफिस या ये वाला इस गांव का है, ये सब गांव में बांट दी और गांव पे ले जाकर देने वाले, ठीक है, क्या है, डाकिया है। वैसे ही लेखारिक पत्रवाहक कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, पत्र को अलग करते हैं। धावक मतलब ये होता है क्या, डाकिया, ये पत्र को लेकर जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे, थोड़ा समझिएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो एक है पत्र को अलग करने वाला है, कौन सा, पत्रवाहक, ठीक। पत्र को अलग करने वाला कौन है, पत्रवाहक है ना। और वही उसको लेकर डाकिया जो जाता है, उस डाकिया को बोलते हैं क्या, धावक, ठीक, ऐसा समझिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। पांचवा एक होता गणक, गणक, ठीक है। चलिए, गणक मतलब होता है भाई गणना करने वाला, गणना करने वाला कौन होता है, गणना करने वाला। गणना करने वाला कहने का मतलब है कि खजांची, खजांची, खजांची मतलब होता है खजाना जो आय व्यय है उसका गणना करने वाला गणक होता है, ठीक है। खजाने में कितना आया पैसा, कितना क्या हुआ, उसको गणना करने वाला कहलाता है गणक, ठीक है। चलिए, छठवां महासेनानी, ठीक, महासेनानी, महासेनानी मतलब महासेनापति, महासेनापति, ठीक। चलिए आगे अगर देखें, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, ठीक, एक है महानासिका, ठीक है, सातवां महानासिका, महानासिका, ठीक। अब इसको याद कैसे रखना है, महानासिका, महानासिका मतलब, ठीक है, अब जो खाना बनाते हैं, ठीक है, ठीक, जो खाना बनाते हैं, खाना का जो सुगंध आता है उसी को बोलते हैं, ठीक। नासिका मतलब नाक से सुगंध आता है, ठीक। तो महानासिका कौन होते हैं, जो भोजनालय प्रबंधक होते हैं उसको बोलते हैं महानासिका, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, खाना का जो सुगंध आता है, ठीक है, नाक से ही आएगा भाई, ठीक। तो क्या होगा, इसको बोलेंगे महानासिका, भोजनालय प्रबंधक को, इसको बोलेंगे भोजनालय प्रबंधक, प्रबंधक को, ठीक है। भोजनालय प्रबंधक को हम क्या बोलेंगे, महानासिका, ठीक है। फल विदित पालक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये है मांस बाजार, मांस बाजार का अधिकारी, मांस बाजार का अधिकारी, फल विदित पालक, फल विदित पालक, मांस बाजार का अधिकारी, ठीक, ठीक है। फल विदित पालक, मांस बाजार का अधिकारी। एक है रथिक, रथिक मतलब रथ को चलाने वाला, कौन है, सारथी, रथ को चलाने वाला सारथी, रथिक, ठीक है। चलिए, सौगंधिक, सौगंधिक, सौगंधिक मतलब होता है इत्र परीक्षण अधिकारी, इत्र परीक्षण अधिकारी। अब ये पूरा कास्ट स्तंभ में लिखा हुआ है ना, कास्ट स्तंभ में पूरे पदनाम लिखे हुए हैं। सौगंधिक मतलब इत्र परीक्षण अधिकारी, ठीक। चलिए 11वां, ठीक। चलिए, एक होता है प्रतिहार, प्रतिहार को कैसे याद रखना है कि भाई प्रतिहार मतलब वो क्या कर रहा है, एक होता है दुर्ग का रक्षक, है ना,
ठीक है, क्या होता है, दुर्ग का रक्षक होता है, उस दुर्ग के या किले को क्या करता है, उसका रक्षा करता है, उसको बोलते हैं प्रतिहार। वैसे ही क्या होते हैं, द्वारपाल होते हैं। ठीक है, तो प्रतिहार में एक याद रखिएगा आप, क्या, द्वारपाल। ठीक है, और एक याद रखिएगा, अगर आपको पूछे दुर्ग का रक्षक तो भी आपका क्या होगा, प्रतिहार ही होगा। दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है, चलिए प्रतिहार। ठीक, चलिए 12वां, यानशाला युद्ध गारिक। कहने का मतलब यह है, इतना सब मत याद रखना, एक युद्ध है, ठीक है, युद्ध, तो युद्ध के लिए क्या चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो जो अस्त्र शस्त्र है, वो अस्त्र शस्त्रों का भंडार गृह है ये। ठीक है, चलिए अस्त्र शस्त्रों का, अस्त्र शस्त्र का भंडार गृह, भंडार गृह। ठीक है, चलिए 13वां, हस्तारोह। 14, हस्तपालिक। 15, अश्वारोह। इसका मतलब होता है, रोह मतलब आपको याद रखना कि घर, रोह मतलब घर, तो यहां पर ऐसे याद रखना, रोह मतलब घर। ठीक है, कैसा रोह, हाथियों का घर। ठीक है, जो हाथियों को जहां पर रखा जाता है। ठीक है, हाथियों को रखने के लिए गृह, किसके लिए, हाथियों को रखने के लिए गृह। रोह मतलब याद रखना गृह। अश्वारोह मतलब घोड़ों को जहां रखा जाता है। ठीक है, घोड़ों को रखने वाला गृह, इसको क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्तबल, अस्तबल। ठीक है, हस्तपालिक, हस्तपालिक कहने का मतलब यह है कि हाथियों को पकड़ने वाला अधिकारी। अब ऐसे भी अधिकारी है जो हाथी पकड़ने जाता है। ठीक है, तो हस्तपालिक मतलब हाथियों को पकड़ने वाला अधिकारी। एक है गृहपति, एक अगर हम बात करें तो एक है गृहपति। गृहपति मतलब होता है कि राजमहल का प्रबंधक है ये, राजमहल का प्रबंधक। ठीक है, आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक कोई राजाओं के नाम इस कास्ट स्तंभ में नहीं है, कोई भी राजाओं के नाम इस कास्ट स्तंभ से नहीं मिले हैं, केवल अधिकारी कर्मचारियों के नाम, पदनाम मिले यहां पर। ठीक है, क्या मिले हैं, पदनाम मिले हैं। ये सब क्या है, इनके पदनाम है। ठीक, चलिए गृहपति के बाद गोमांडलिक, गोमांडलिक। ठीक है, गो मतलब गाय, गौशाला प्रबंधक, गौशाला प्रबंधक। गो मतलब गाय, गौशाला प्रबंधक है गोमांडलिक। ठीक है, चलिए एक आएगा आपका पादमूलिक। पादमूलिक जो मंदिरें हैं, मंदिरों का रक्षक कहलाता है पादमूलिक, मंदिरों का रक्षक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पादमूलिक मंदिरों का रक्षक। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है, क्या है ये, वो जो आपके कर्मचारी हैं उनके पदनाम का वर्णन है इस कास्ट सिस्टम में सातवाहन के। ठीक है, चलिए सातवाहन के बाद यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कुछ कुछ जो है विदेशियों का भी प्रमाण मिलते हैं, विदेशी जो शासक थे। ठीक है, ठीक, आप बोलते हो शक, कुषाण। ठीक, ये जो आए थे विदेशी साम्राज्य थे, विदेशी साम्राज्यों ने भी यहाँ पर रहकर क्या किया, शासन किया है। शासन करने के में अगर हम बात करें तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जो मिलते हैं वो कुषाण वंश के, ठीक है, प्रमाण मिलते हैं। किसके, कुषाण वंश। ठीक, तो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, कौन सा, कुषाण वंश। ठीक,
कुषाण वंश। बस कुषाण वंश में ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं कि कौन कौन ने शासन किया, ठीक है। कुषाण वंश में बस ये याद रखना है कि ज्यादातर आपको अगर मिलेंगे तो कनिष्क ही मिलेंगे, क्योंकि कनिष्क का शासनकाल ज्यादा था, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है। चलिए कुषाण वंश और गुप्त वंश में, ठीक है, कुछ क्या है सिमिलरिटीज है, क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है, क्या समानता है, उस समानता को देख लेते हैं। समानता, क्या समानता है कुषाण वंश और गुप्त में, ठीक है। तो कुषाण वंश और गुप्त वंश में एक समानता है कि दोनों ने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के, ठीक है। अब सोने के सिक्के चलाए थे दोनों ने, ठीक है। अभी तक जो प्राचीन काल में हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल के इतिहास में सोने के सिक्के दोनों ने चलाते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है, क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करती है, बोलते हैं ना क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी, ठीक। क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करता है। तो क्वालिटी में अगर हम बात करें, क्वांटिटी में पहले बात करें, क्वांटिटी मतलब मात्रा, है ना। तो ज्यादा मात्रा में जो चलाए हैं वो गुप्त चलाए हैं, मतलब गुप्त लोग चलाए हैं, ज्यादा क्वांटिटी में चलाए हैं वो गुप्त लोग चलाए हैं। सबसे सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर बात करें तो गुप्त लोग चलाए हैं, गुप्त वंश, ठीक है। वही क्वालिटी की बात करें तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो चलाए हैं कुषाण ने, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, ठीक। वही अगर हम बात करें क्वांटिटी में कौन चलाए हैं, गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। तो देखो सोने के सिक्के दोनों ने चलाए हैं। गुप्त हमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ दुर्ग वाला जिला बानभद्र क्षेत्र गुप्तों के लिए जाना जाता है, ठीक है। उनके बहुत सारे हमको क्या मिलेंगे, सोने के सिक्के मिलेंगे, ठीक है ना जी, सोने के सिक्के मिलेंगे। कुषाणों के सोने के सिक्के मिलते, तो ये सोने के सिक्के कहाँ कहाँ मिलते हैं, वही चीज को हमको स्थान को देखना है, ठीक है। चलिए कुषाण वंश के, ठीक है, कहाँ कहाँ क्षेत्र से कहाँ कहाँ हमको क्या मिलेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक। आपको एक याद रखना है, एक ही स्थान जिसको बोलते हैं तेलीकोटा, तेलीकोटा, ठीक है। तेलीकोटा है रायगढ़ जिला, कौन सा जिला, रायगढ़ जिला, ठीक। खरसिया वाला क्षेत्र है रायगढ़ जिला, तेलीकोटा, ठीक है। तेलीकोटा की बात करें, तेलीकोटा रायगढ़ में मिला है, ठीक है। कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के, अभी बताया था जी कि भाई कुषाण वंशों ने क्या चलाते, गुप्तों ने सोने के सिक्के चलाते। अब सोने के सिक्के तो चलाए थे, लेकिन दोनों का जो है वो अलग अलग था, कोई क्वालिटी था किसी में क्वांटिटी था, ठीक है। चलिए एक अगर हम बात करें दूसरा, ठीक है, एक है तेलीकोटा। तेलीकोटा में रायगढ़ से क्या मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, किसके, कुषाण कालीन। अगर हम बात करें तो जो सोने के सिक्के मिले हैं वो दो राजाओं के ही मिले हैं छत्तीसगढ़। एक पहले बताया कि कनिष्क का शासन का ज्यादा था, दूसरा याद रखना है एक शासक का जिसका नाम था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, ठीक है। हाँ, एक बार में नाम याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है, कौन, कुजुल कडफिसेस, ठीक है। चलिए ठीक, तेलीकोटा। और एक है आपका ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी भी आता है, ठीक है। ब्रह्मपुरी पिंडरवा, पिंडरवा, पिंडरवा है ये बिलासपुर में, कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक। बिलासपुर में अगर बात करें तो पिंडरवा है, ठीक। इसके यहां पर तांबे के सिक्के मिले हैं, इनके क्या मिले हैं, तांबे के सिक्के। एक आता है कोरबा, कोरबा का कोरबा, कोरबा, ठीक है, कोरबा, ठीक। कोरबा में अगर बात करें तो कोरबा में भी तांबे के सिक्के प्राप्त हुए जी, ठीक है, तांबे के सिक्के, ठीक। अब थोड़ा समझो,
तांबा का वैल्यू ज्यादा है कि सोने का वैल्यू ज्यादा है? भाई सोने का वैल्यू ज्यादा है ना, सोने का वैल्यू ज्यादा है ना, तो सोने का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए एग्जाम में उसका वैल्यू भी ज्यादा है। किसका? टेलीकोटा का। ठीक है, याद रखिएगा, भले ये पिंडरवा का ना पूछे, कोरबा का ना पूछे, लेकिन कई बार एग्जाम में ये टेलीकोटा का आया है क्वेश्चन। ठीक है, कुषाण कालीन कहां के साक्ष्य कहां पर मिले? तो कुषाण वंश के टेलीकोटा रायगढ़ में कुषाण का स्वर्ण सिक्के मिले। कौन सिक्के? स्वर्ण सिक्के, वो भी शुद्ध सोने के सिक्के, है ना भाई? ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, ये आपका कुषाण वंश, कुछ खास नहीं था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक था, अभी तक अगर हम बात करें, अभी हम क्या चल रहे हैं? राष्ट्रीय राजवंश से चल रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय राजवंश में। ठीक है, चलिए, ठीक, राष्ट्रीय राजवंश में हम देखेंगे एक, अगर हम बात करें तो एक, अब राष्ट्रीय राजवंश में आगे एक वंश देखेंगे जिसको बोलते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, कौन सा वंश? वाकाटक वंश। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, चलिए, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की बात करें, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, वाकाटक वंशों का उदय जो हुआ था वो महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, उदय, अगर हम बात करें इस राजवंश का उदय, ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र के वाकाट क्षेत्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के वाकाट क्षेत्र में। बाद में जो वाकाट क्षेत्र में ये शाखा दोनों अलग अलग हो गया। इस वाकाट के शाखा जो है वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक शाखा कहलाया कौन सा? नागपुर शाखा, नागपुर, और एक कहलाया आपका वाशिम शाखा। कौन सा? वाशिम शाखा। एक कहलाया क्या? आपका नागपुर शाखा, और दूसरा का क्या कहलाया? वाशिम शाखा। वाशिम शाखा ही क्या बना? वत्सगुल्म शाखा का एक शाखा बना। वाशिम शाखा जो क्या बना? वत्सगुल्म बना। वत्सगुल्म शाखा, यहां पर वत्सगुल्म शाखा प्रभावी हुआ। ये क्या है वत्सगुल्म शाखा? आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये यहाँ एक राष्ट्रीय राजवंश है। क्या है? एक राष्ट्रीय राजवंश। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजवंश में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है कि क्षेत्रीय राजवंश उसको बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में उस राजवंशों का क्या हुआ? उदय हुआ, और छत्तीसगढ़ में ही रहकर उन्होंने क्या किया? शासन किया। उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश इसलिए बोलेंगे कि भारत वाले कहीं क्षेत्र में क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे, मतलब वहां पर उदय हुआ और उसका प्रभाव जो है कहां रहा? सभी भारत के, मतलब अगर हम बात करें भारत के बहुत सारे हिस्से में रहा उनका प्रभाव, उसको हम क्या बोलेंगे? हम राष्ट्रीय राजवंश। ठीक है, मतलब जब देश में जब हम प्राचीन काल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या? वाकाटक वंश। ठीक है, ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ में हो रहा है क्या उनका उदय? नहीं, कहा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वाकाट नाम के स्थान पर क्या हुआ? इन राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, यह क्या है? राष्ट्रीय राजवंश है। चलिए आगे, महाराष्ट्र, अगर हम बात करें वाकाटक वंश का, ठीक है, तो इनके समकालीन जो है, समकालीन राजवंश, समकालीन राजवंशों में, ठीक है, क्या थे? गुप्त राजवंश। क्या थे? गुप्त राजवंश। ठीक, वाकाटक और गुप्तों का, ठीक है, जो संबंध था वो जो है, संबंध अगर बात करें तो मित्र का भी था, वैवाहिक संबंध भी था। ठीक है, और युद्ध के बारे में, युद्ध तो होते ही रहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्त और वाकाटकों के बीच गहरा संबंध था, और एक क्षेत्रीय राजवंश के रूप में इनके समकालीन राजवंश मिलते हैं जिसको बोलते हैं नल वंश। कौन है? नल वंश। नल वंश जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रभावित थे, बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है,
नलों में अगर हम बात करें तो नलों और वाकाटकों के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती थी। ठीक है, आप देखेंगे इसका बदला उसने लिया, उसका बदला उसने लिया, उसके बाप का बदला उसके बेटे ने लिया, उसके फिर उसके बेटे ने उसका बदला लिया, ऐसे पूरा चला है। पूरा बदलापुर वाली कहानी चली है नलों के साथ। ठीक है, चलिए समकालीन अगर बात करें गुप्त राजवंश, है ना भाई। चलिए अगर हम बात करें तो ये जो वंश थे, है ना, इसका समय की बात करें तो दूसरी तीसरी शताब्दी में, दूसरी तीसरी शताब्दी में इस राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, ठीक। चलो अब जानकारी किससे मिलता है तो हमेशा याद रखिएगा इस वंश की जानकारी मिलता है हमको, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त, गुप्त के, ठीक है, पूना अभिलेख से। पूना अभिलेख, ये कौन है? प्रभावती, पूरा बताऊंगा। ठीक है, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से जानकारी मिलती है वाकाटक वंश की। ठीक है, चलिए ठीक, इसको भले ही इसको याद मत रखना अभी, है ना। चलिए ठीक, वाकाटक वंश। ठीक है, चलिए और जानकारी एक और मिलता है कि वाकाटक वंश थे। कहां से जानकारी मिलता है भाई? ठीक है, एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, प्रशस्ति अभिलेख से। कहां से? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, चलिए संस्थापक की बात करें तो इसके पूरे वाकाटकों वंश की संस्थापकों की बात करें तो कौन थे? विंध्य शक्ति प्रथम। कौन थे? विंध्य शक्ति प्रथम। आया हुआ एग्जाम है पीएससी में, विंध्य शक्ति प्रथम। ठीक है, विंध्य शक्ति प्रथम संस्थापक। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन थे? प्रवर सेन प्रथम। कौन थे? प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी हम देखते हैं इसी वाकाटक वंश की। ठीक है, वाकाटक राजवंश, थोड़ा सा कहानी थोड़ा समझना। विंध्य शक्ति के बाद अगर हम बात करें, संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति, है ना। विंध्य शक्ति प्रथम क्या थे? संस्थापक। विंध्य शक्ति प्रथम क्या थे? इस राजवंश के संस्थापक, पूरे वाकाटकों के संस्थापक। ठीक है, उसका पुत्र हुआ कौन? प्रवर सेन प्रथम। देखो और पुत्र थे, लेकिन हमको अगर हम बात करें तो कैसे याद रखना है? छत्तीसगढ़ की स्थिति में याद रखना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। जब आप इंडियन पोर्शन पढ़ेंगे तो अब आपको मालूम होगा कि कौन विंध्य शक्ति थे, उनके कितने पुत्र हुए। ठीक है, ये सब चीजें। प्रवर सेन प्रथम की अगर बात करें तो प्रवर सेन प्रथम के समय ही, ठीक है, ये पूरा साम्राज्य दो भाग में विभाजित हो गया। ठीक, क्या बोला मैंने? प्रवर सेन प्रथम के समय ही ये जो पूरा वाकाटक है वो दो भाग में क्या हो गया? विभाजित। ठीक, दो भाग में विभाजित हुआ और एक शाखा कहलाया क्या? नागपुर शाखा, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और एक कहलाया आपका वत्सगुल्म शाखा या बाशिम शाखा, बाशिम शाखा। और इसी बाशिम शाखा में क्या हुआ? वत्सगुल्म शाखा प्रभावी हुआ, शाखा प्रभावी। ठीक है, अब यही वत्सगुल्म जो है, अगर हम बात करें बाशिम शाखा, तो बाशिम जो है महाराष्ट्र वाला एरिया है। आजकल उसको जो है इसको बरार के नाम से, या पहले बरार के नाम से जाना जाता था, इसके नाम से बरार के नाम से जाना जाता था, बाशिम शाखा। ठीक है, चलिए नागपुर और बाशिम शाखा। प्रवर सेन प्रथम के दो पुत्र हुए। ठीक है, उन्होंने अपने रहते हुए, ठीक है, शासनकाल में उन्होंने क्या किया? अपने क्षेत्रों को विभाजित कर दिया, अपने पुत्रों को दे दिया। ठीक, अपने पुत्रों को दे दिया। ठीक, चलिए नागपुर में कौन रहा है? जिसका नाम है रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम। ठीक है,
इसी रुद्रसेन प्रथम को महेंद्र सेन के नाम से भी जाना जाता है, महेंद्र सेन, सीधा सीधा। ठीक, वत्सगुल्म शाखा में अगर हम बात करें तो यहां पर शासक थे कौन? सर्वसेन, यहां के प्रमुख कौन थे? सर्वसेन। मतलब प्रवरसेन प्रथम के जो दो पुत्र हुए कौन? रुद्रसेन या महेंद्र सेन और सर्वसेन। एक शाखा में महेंद्र सेन थे और एक शाखा में सर्वसेन। उन्हीं का क्या चला? उन्हीं का वंश चला आगे चल के। एक समय ऐसा आया जहां पर, ठीक है, नागपुर वंश के जो वाकाटक थे उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो वाशिम शाखा के वत्सगुल्म थे उन्होंने क्या किया, यहां आके, ठीक है, अपना नागपुर में आके अपना प्रभाव जमाया, जिसको हम बोलते हैं क्या कहना कि नागपुर में वत्सगुल्म शाखा प्रभावी हुआ। बोलते ना कि वत्सगुल्म शाखा, क्या कई कई बुक में आपको क्या लिखे हैं? वत्स गुलाम लिखे, गुलाम वगैरह नहीं भाई, वत्सगुल्म है वो। उसके बेटों के द्वारा जो है एक शाखा का निर्माण किया गया जिसको बोला गया वत्सगुल्म शाखा। क्लियर? ठीक है, आपको यही लिख के आया, ऑथेंटिक बुक में गुल में लिखा है ना कि गुलाम। ठीक, चलिए, नागपुर में कौन थे? रुद्रसेन थे और मैया महेंद्र सेन। वाशिम शाखा में वत्सगुल्म शाखा प्रभावित कौन थे? सर्वसेन। कौन थे? सर्वसेन। ठीक है, चलिए, रुद्रसेन प्रथम के बाद कौन हुए? पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम के बाद कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम के बाद कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय। यही रुद्रसेन की बात करें तो रुद्रसेन, मैंने बताया था समकालीन शासक, तो रुद्रसेन द्वितीय, इसी का विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी, इसकी पुत्री प्रभावती के साथ विवाह हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री थी कौन? प्रभावती। तो प्रभावती के साथ विवाह हुआ किसका? रुद्रसेन द्वितीय का। और इनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है, एक का नाम था दामोदर सेन। ठीक है, चलिए, एक का नाम था दिवाकर सेन, दिवाकर सिंह, और एक का नाम था दामोदर सिंह, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है, चलिए, यही जो दिवाकर सेन की जो है बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप अल्पवयस्क स्थिति में बोल सकते हैं। अल्पवयस्क अवस्था में दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। फिर पूरा शासन शासन सत्ता किसके हाथ चली जाती है? दामोदर सिंह के। दामोदर सिंह जो है वो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से उसका राज्याभिषेक होता है। कौन? दामोदर सिंह का प्रवर सेन द्वितीय के नाम से उसका क्या होता है? राज्याभिषेक। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद कौन बनेगा? रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, ठीक, चलिए, प्रवर सेन द्वितीय हुआ। अब प्रवर सेन द्वितीय की बात करें, प्रवर सेन द्वितीय के बाद, ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय के बाद आएंगे कौन? ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय। अच्छा, नरेंद्र सेन आएंगे, नरेंद्र सेन, और नरेंद्र सेन के बाद, ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद नरेंद्र सेन के बाद आएंगे पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक, चलिए, देखो, पृथ्वीसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय तक जो है अभी तक नल चुपचाप थे। ठीक है, नल चुपचाप थे, कोई दिक्कत नहीं था कि वो अपने दक्षिण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र भी, बस्तर क्षेत्र में चुपचाप अपना, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ठीक, वंश वहां पर वो स्थापित कर चुके हैं और उन लोग, ठीक है, ठीक शालीनता के साथ अपना वंश चला रहे हैं वहां पे। ठीक है, शासन सत्ता चला रहे हैं।
अब क्या हुआ, छेड़ दिया किसने, यही नरेंद्र सेन ने। ठीक है, नरेंद्र सेन ने जो वराह राज था, ठीक है, उस वराह राज के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसने, इस व्यक्ति ने, नरेंद्र सेन ने। ठीक है, नलों के ऊपर आक्रमण पहली बार इसने किया था, नरेंद्र सेन ने। नरेंद्र सेन के बाद जो है अब क्या हुआ, दोनों में क्या हुए, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। ठीक है, चलिए पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर आएंगे कौन, चलिए उसके बाद, चलिए थोड़ा सा अब यहां पर पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद यहां पर रोक देते हैं। ठीक है, जो बता रहा हूं उसको मैं बताऊंगा, यहां पर अभी रोक देते हैं। ठीक, चलना है इसको ध्यान। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं, सर्वसेन। ठीक, चलो सर्वसेन के बाद विंध्य शक्ति द्वितीय हुआ। विंध्य शक्ति द्वितीय कौन हुआ, विंध्य शक्ति द्वितीय। सर्वसेन के बाद कौन हुए शासक, विंध्य शक्ति द्वितीय। विंध्य शक्ति द्वितीय के बाद जो है यहां पर भी एक हुआ कौन, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, ये प्रवरसेन नहीं, ये प्रवरसेन तो ये दामोदर सेन है, ये अलग है। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक, प्रवरसेन द्वितीय के बाद हुए कौन, देवसेन। कौन हुए, देवसेन। और देवसेन के बाद कौन हुए, हरिसेन। ठीक, ये रहा वत्सगुल्म शाखा के शासक। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया हो या कुछ बातें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए हो, ऑनलाइन क्लास वाले वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है ऑनलाइन कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा समझिए, ये जो नागपुर शाखा था, ये नागपुर शाखा में ये रुद्रसेन या महेंद्र सेन थे। महेंद्र सेन के नाम से हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पृथ्वीसेन थे, पृथ्वीसेन के बाद रुद्रसेन, रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन द्वितीय आया, उसके बाद नरेंद्र सेन आया, उसका पुत्र। नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीसेन आया। अब यहां पर पृथ्वीसेन के बाद जो है, पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद अब यहां पर ये खत्म। ठीक है, यहां पर ये जो है अब ये क्या हुआ, ये खत्म हुआ। इनका कोई अब वंश नहीं रहा। ठीक है, तो वंश नहीं रहा तो अब क्या हुआ, अब ये जो वत्सगुल्म शाखा के कौन है, जो देवसेन और हरिसेन है, यहां पर जाके क्या हुआ, नागपुर में जाके शासन करने लगे। कौन, ये देवसेन और हरिसेन। और तो देवसेन हरिसेन यहां पर आकर शासन करने लगे, उसी को बोलते हैं कि नागपुर में वत्सगुल्म शाखा प्रभावी हुआ। नागपुर में वत्सगुल्म शाखा प्रभावी हुआ। ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे आपके। इसके बाद कौन आएगा, देवसेन। देवसेन, और देवसेन के बाद कौन आएंगे, हरिसेन। ठीक है, अब ये दोनों आए तो दोनों क्या है, वत्सगुल्म शाखा के हैं, वत्सगुल्म शाखा के शासक। आपको अगर हम बात करें तो वत्सगुल्म शाखा का जो नागपुर में जो प्रभाव हुआ, कौन शासक से हुआ, तो देवसेन से हुआ। ठीक है, तो वत्सगुल्म शाखा के जो प्रतापी शासक थे वो कौन थे, हरिसेन थे। ठीक, चलिए ठीक, चलो आगे। अब आगे इसी को मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, चलिए नागपुर में अगर बात करें तो हम एक पहले देखेंगे प्रवरसेन। कौन देखेंगे, प्रवरसेन। प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, था ना भाई, हम देखे थे, विंध्य शक्ति का पुत्र था। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में वाकाटकों के संस्थापक। ठीक है, अब बोलोगे सर नागपुर और वो तो बाशिम क्षेत्र था, कैसे संस्थापक, कैसे छत्तीसगढ़ में आए, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखो जी, उस समय अगर हम बात करें तो नागपुर वाला क्षेत्र जो है वो पूरा आपको हम देखते हैं कि हम क्या थे। ठीक है, आपके क्या बरार वाले क्षेत्र का हिस्सा थे, हम बोलते हैं ना बरार आपका क्या थे, मध्य प्रदेश बरार वाला, मध्य प्रांत बरार के हिस्से थे। तो उस समय जो नागपुर वाला क्षेत्र वो क्या थे, वो छत्तीसगढ़ में ही आते थे, मतलब वहां पर वो शासन करते थे। बाकी पूरा यहाँ पर घूम पूरा उसके अधीन था नागपुर, छत्तीसगढ़ किसके, नागपुर के अधीन था। ठीक है, तो इसी को हम बोले क्या, छत्तीसगढ़ में वाकाटक के संस्थापक कौन थे, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, कौन थे, प्रवरसेन प्रथम।
प्रवरचंद प्रथम के बाद जो है, ठीक, कौन हुआ? ठीक, ये पहला शासक। दूसरा की बात करें, दूसरा शासक, तो दूसरा शासक कौन हुए? दूसरा शासक हुए कौन? महेंद्र सेन। कौन हुए? महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र सेन की बात करें तो महेंद्र सेन प्रथम, या जो भी बोलना चाहिए यही है, महेंद्र सेन, या इसी को हम बोलते हैं क्या? रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, आपको अगर आएगा क्वेश्चन रुद्रसेन प्रथम और महेंद्र सेन एक ही आदमी है जी। ठीक, चलिए अब थोड़ा आपको, ठीक है, दिमाग में रखना है कि महेंद्र सेन प्रथम या रुद्रसेन प्रथम के बारे में। तो यहां पर, ठीक, गुप्त में अगर हम बात करें तो एक थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त में श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, ठीक है, प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आए कौन? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे आए। ठीक है, चलिए, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? ठीक, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, चलिए, इसके समय में महेंद्र सेन के प्रथम, इसके समय में समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, या इसके समय में इसी के ऊपर आक्रमण किया था, ऐसा लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने आक्रमण कर दक्षिण कोसल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, इसका उल्लेख कहां मिलता है भाई? तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, समुद्रगुप्त का एक प्रमुख क्या है? इलाहाबाद अभिलेख है, वहीं से हमको इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, उल्लेख कहां मिलता है? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका क्या मिलता है? अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक, चलिए, उल्लेख कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक, चलिए, तीसरा अगर बात करें, महेंद्र सेन या रुद्रसेन के बाद कौन आए? ठीक है, तो यहां पर जो है तीसरा पृथ्वीसेन हुए। कौन हुए? पृथ्वीसेन प्रथम हुए। पृथ्वीसेन प्रथम हुए। पृथ्वीसेन प्रथम की अगर बात करें, पृथ्वीसेन प्रथम हुए। पृथ्वीसेन प्रथम की बात करें, पृथ्वीसेन प्रथम का कोई जानकारी नहीं मिलता हमको। ठीक है, इसका कोई जानकारी नहीं मिलता, इसका पृथ्वीसेन प्रथम का। ठीक, चलिए, चौथे शासक के रूप में हुए कौन? चौथे शासक के रूप में हुए रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय। चौथे शासक के रूप में कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की बात करें तो रुद्रसेन द्वितीय जो थे, ठीक है, वो पृथ्वीसेन प्रथम का बेटा था। यहां पर ये रुद्रसेन प्रथम है, ये रुद्रसेन द्वितीय है। ठीक है, इतिहासकारों को, ठीक है, उसके सही नामों का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है, जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वो जानते थे कि ये दूसरे शासक है, इसलिए उसको नामकरण कर देते रुद्रसेन द्वितीय प्रथम, ऐसे करके। ठीक, चलिए, ठीक है। अब क्या चीज है रुद्रसेन द्वितीय का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की बात करें तो रुद्रसेन द्वितीय जो थे, ठीक है, चलिए, इनका विवाह ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ हुआ। ठीक है, चलिए,
इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ हुआ। ठीक, चलिए अब जब विवाह हुआ तो इनसे दो उत्पन्न पुत्र हुए। एक का नाम था क्या, दिवाकर सेन, और एक का नाम है क्या, दामोदर सेन। मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, एक का नाम था क्या, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। दिवाकर सेन की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। किसका, दिवाकर सेन की मृत्यु जो है पहले हो चुकी थी। उसके बाद पूरे शासन सत्ता किसको सौंपा गया, दामोदर सेन को। दामोदर सेन अल्पवयस्क था। जब भी कोई शासक अल्पवयस्क शासक के मतलब उसका उत्तराधिकारी होता है, वो तो जब वह अल्पवयस्क होते हैं और उनके जब पिता नहीं रहते तो माता क्या बनती, संरक्षिका। हमने देखे शिवाजी के समय देखे हैं, हम बहुत सारे शासकों के समय देखे। ठीक है, चलिए वैसे ही क्या हुआ, जब प्रभावती इनका विवाह हुआ है ना, उसके बाद ये जो बच्चे क्या थे, छोटे छोटे थे। उसी समय रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाद में जो है क्या होता है, रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। ठीक है, रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और दामोदर सेन को उत्तराधिकार के लिए चुन लिया था, उत्तराधिकार। ठीक, अब रुद्रसेन की मृत्यु हुई और उत्तराधिकार के रूप में कौन बचे थे, दामोदर सेन। तो दामोदर सेन उत्तराधिकार के रूप में बचे थे और ये क्या थे, अल्पवयस्क थे। क्या थे, अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क होने के कारण जो प्रभावती थी, कौन थी, प्रभावती, ठीक है, जो इनकी माता थी, इसके संरक्षिका के रूप में कार्य कर रहे थे। किसके रूप में, संरक्षिका के रूप में। ठीक, उतने बड़े गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनकी बेटी ठीक प्रभावती इस कष्ट से ना गुजरे और शासन सत्ता में उसको मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनके दरबार में 9 रत्न थे, ये आप जानते हैं 9 रत्न। उन 9 रत्नों में एक रत्न थे कालिदास। ठीक है, तो कालिदास को बोला कि भाई आप कहां जाओ, ठीक है, मेरी बेटी के, ठीक है, मेरी बेटी के मदद के लिए आप कहां जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ और छत्तीसगढ़ में जाके क्या करो, उनके शासन सत्ता में सहयोग करो। किसको बोल दिया, कालिदास को। ठीक है, कालिदास अब कहां से, अब वो आ रहे हैं पाटलिपुत्र से होके, ठीक है, पटना वाले बिहार क्षेत्र से होके कहां आए, छत्तीसगढ़ आए। ठीक, और जब छत्तीसगढ़ में आए तो ऊपर से आए तो उत्तरी क्षेत्र से आए। उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है उत्तरी सरगुजा हमारा। ठीक है, सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में वो जब आए, जब विश्राम किए, तो उन्होंने वहीं एक रचना करी जिसको बोलते हैं मेघदूतम की रचना। किसने, कालिदास ने। ठीक, ये सब हुआ प्रवर सेन के समय। ठीक, अब ये क्या हुआ, दिवाकर सेन की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, है ना, रुद्रसेन की मृत्यु हुई और उत्तराधिकार के रूप में किसको चुन लिए, दामोदर सेन को। दामोदर सेन अल्पवयस्क थे, इसीलिए प्रभावती जो इनकी माता थी वो संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही है अपने बेटे के। ठीक, और अपने बेटे के रूप में, बेटे की संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही है। अभी इनके शासन सत्ता में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए कालिदास को भेजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा यहीं पे। 5वां कौन, प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय। अब थोड़ा समझिए प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय की बात करें, ठीक, तो इसका मूल नाम अगर बात करें तो मूल नाम क्या है, मूल नाम, ठीक, मूल नाम था दामोदर सेन। पहले ही बता चुका हूं, दामोदर सेन। ठीक है, चलिए, ठीक, मूल नाम दामोदर सेन। ठीक है, चलिए, इनको अगर बात करें, ठीक है, चलिए, इन्होंने, ठीक है, ये अगर बात करें तो ये शासक होने के साथ साथ ये साहित्यकार भी थे, साहित्य में रुचि रखते थे। इनकी 2 रचनाएं, पहला रचना सेतुबंध, सेतुबंध, ठीक है, याद रखिएगा सेतुबंध एक जो खंड काव्य था। ठीक है, सेतुबंध क्या था, खंड काव्य। सेतुबंध की रचना अपूर्ण थी। सेतुबंध की रचना जो है वो जो प्रवर सेन किया था वो अपूर्ण था। सेतुबंध की रचना जो पूर्ण किया कालिदास ने, याद रखेगा। पहला रचना सेतुबंध, दूसरा रचना किया था इन्होंने रावण वध का। ठीक है, रावण वध की रचना की थी दूसरा। ठीक, रावण वध,
पहला सेतुबंध, दूसरा रावण वध। ठीक, सेतुबंध की रचना की थी वो जो अपूर्णता, कालिदास ने उसको पूर्ण किया है। ठीक, चलिए इसी के समय, भाई कालिदास ने समय पूर्ण किया मतलब इसी के समय कालिदास छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है भाई, इसी के समय आया था। तो कालिदास ने, पहले ही बताया क्यों आया था कालिदास। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, एक रत्न। ठीक है, ये एक क्या थे, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन? कालिदास। ठीक है, और कालिदास जो है वो शासन सत्ता को भी जानते थे कैसे चलाना है। तो इसको भेजा गया कहां? प्रभावती के पास। ठीक है, कि आप क्या करना, हमारी बेटी का सहयोग करना। ठीक है, तो ये आया था छत्तीसगढ़। और जैसे कालिदास जो है वो सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी। किसकी? मेघदूतम की रचना। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी। किसने? कालिदास ने। ठीक है, इसी मेघदूतम का अगर बात करें छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था पंडित मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किया था। किसका? मेघदूतम का। ठीक है, दामोदर या प्रवर सेन द्वितीय के बारे में इतना जानकारी पर्याप्त है। मूल नाम दामोदर सिंह, रचना सेतुबंध और रावण वध, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के समय कालिदास छत्तीसगढ़ आया था। कालिदास सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी और इसी मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, चलिए आगे पांचवा छठवा। ठीक, चलिए प्रवर सेन के समय अगर बात करें, ठीक है, प्रवर सेन ने जब दक्षिण क्षेत्र में किसका प्रभाव बढ़ रहा था? नलों का। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में नलों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो नलों से थोड़ा सा क्या हो गया, असंतुष्ट होकर इन्होंने अपना उस समय के लिए राजधानी, ठीक है, प्रवरपुर को कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें प्रवर सेन ने प्रवरपुर नगर बसाया कुछ समय के लिए अपनी राजधानी प्रवरपुर को स्थानांतरित कर दिया था। ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया। कहां? प्रवरपुर। ठीक है, प्रवरपुर की बात करें तो वर्तमान पवनार वर्धा, ठीक है, वर्धा वाले क्षेत्र में प्रवरपुर। ठीक, कौन सा? वर्तमान वर्धा पवनार, ठीक है, या पवनार वर्धा बोलते हैं। पवनार में ये जानते हैं पवनार नदी, ठीक है, उसी को वर्धा नदी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, यही वर्धा है। ठीक है, चलिए प्रवर सेन द्वितीय, मूल नाम दामोदर सिंह, रचना सेतुबंध और रावण वध का। इसी के समय कालिदास छत्तीसगढ़ आया था। कालिदास ने सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, प्रवरपुर नगर बसाया और कुछ समय के लिए, ठीक है, नलों की शक्ति को देखकर उन्होंने क्या किया, प्रवरपुर को राजधानी स्थानांतरित कर दी थी कुछ समय के लिए। ठीक है, बाद में जो इसके उत्तराधिकारी हुए कौन? नरेंद्र सेन ने फिर से यहाँ पर आकर क्या किया, ठीक है, शासन किया। छठवा, थोड़ा सा नरेंद्र सेन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र, ठीक है, पृथ्वी द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र। अभी हम पृथ्वी द्वितीय नहीं पढ़े हैं, हम अभी पढ़ने वाले हैं। कहा क्या कहने वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। ये बोल रहा है कि नरेंद्र सेन जो है या पृथ्वी द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में, ठीक है, बालाघाट ताम्रपत्र में, ठीक है, नरेंद्र सेन को मतलब अपने पिता को, नरेंद्र सेन को कौशल तथा
मैकल का अधिपति कहा गया, मैकल का अधिपति, अधिपति कहा गया। ठीक है, थोड़ा समझिए, अपने पूर्वजों को शक्तिशाली बताने के लिए अपने ताम्रपत्र में लिखा दे किसने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। अभी पढ़े नहीं अभी पढ़ेंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में नरेंद्र सेन को यह कहा जाता है क्या, कौशल तथा मैकल का अधिपति। कहने का मतलब है कि अपने पूर्वजों को श्रेष्ठ बताने के लिए क्या किए हैं, जो आने वाले उनके वंशज जो हैं वो क्या कर दिए हैं, अपने पूर्वजों को श्रेष्ठ बताएं अपने ताम्रपत्र में। देखो, प्रत्येक शासक ये रहेंगे अपना जो है गुणगान करवाने के लिए या तो अभिलेख खुद, मतलब अभिलेख खुदवाएंगे। अभिलेख क्या होता है, उसमें शिलालेख भी आते हैं, ताम्रपत्र भी आते हैं, भोजपत्र भी आते हैं, ऐसे जहां पर लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं अभिलेख। एक होता है पर्टिकुलर शिलालेख होता है जो पत्थरों पर ही खुदाई करके लिखवाया जाता है, चित्र अंकन करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नरेंद्र सेन ने अगर हम बात करें, ठीक, चलिए नरेंद्र सेन ने नल वंशी शासक वराहराज के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ठीक है, चलिए ठीक, नरेंद्र सेन ने नल वंश शासक वराहराज के ऊपर आक्रमण किया। ठीक, नल वंश में अगर बात करें तो वराहराज जो है के समय नल वंश बस्तर में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाली थी। वराहराज ने खुद सोने के सिक्के चलाए थे, और जो व्यक्ति अगर सोने के सिक्के चला रहा है तो वो समझ लो कि वो अपने शासन सत्ता, वो उसका जो शासन सत्ता बहुत ही मजबूत है। ठीक है, उसका वैभव को ही देखकर उसके आसपास के जो, ठीक है, नल के जो बोल सकते हैं, ठीक है, पैसा को लेकर, ठीक है, लालच के रूप में नरेंद्र सेन ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, वराहराज के ऊपर आक्रमण किया। वराहराज पराजित हुआ, लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वराहराज के पुत्र कौन, भवदत्त वर्मन ने, किसने, भवदत्त वर्मन ने, ठीक, वर्मन ने, ठीक, नरेंद्र सेन को पराजित किया। ठीक है, बदला लिया, मैंने पहले बोला था कि बदलापुर वाला पूरा चलेगा। ठीक है, संबंध तो है लेकिन कैसा, शत्रुता का संबंध है यहाँ पे। ठीक है, वहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गुप्तों के साथ, नीचे जो है यहाँ शत्रुता का संबंध चल रहा है। ठीक, चलिए ठीक, और इन्होंने क्या किया, नरेंद्र सेन ने, ठीक, नरेंद्र सेन को पराजित किया किसने, भवदत्त वर्मन ने। और भवदत्त वर्मन ने क्या किया, नंदीवर्धन मतलब नागपुर, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, पूरा जला दिया, तहस नहस कर दिया। किसने, भवदत्त वर्मन ने। ठीक है, चलिए अब समझिए कौन वराहराज के ऊपर आक्रमण किया था, नरेंद्र सेन ने। ठीक है, नरेंद्र सेन ने वराहराज के ऊपर आक्रमण किया, और वराहराज का पुत्र कौन हुआ, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के बाद अगर बात करें तो भवदत्त वर्मन के ऊपर आक्रमण करके, ठीक है, क्या किया, नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया, पूरे नंदीवर्धन जो राजधानी थी उसको जला दिया। ठीक है, अब जलाने के बाद, पूरा चीज करने के बाद, इसके बाद वाकाटकों में कौन हुआ, तो वाकाटकों में, ठीक है, अगला हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन हुआ, पृथ्वीसेन द्वितीय। प्रथम तो कुछ नहीं था। पृथ्वीसेन द्वितीय ने क्या किया, भवदत्त वर्मन का उत्तराधिकारी बना कौन, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन हुआ, क्या हुआ। एक हुआ आपका कौन, एक अगर नलवंश में, ठीक है, इनसे संबंध कौन रखा, वराहराज। वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक। ठीक है, ठीक, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, चलिए अर्थपति भट्टारक के बाद
जो है कौन आएंगे, स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपने पिता का बदला लेते हुए, अपने पिता का बदला लिया तथा अर्थपति भट्टारक को परास्त कर, ठीक है। अब नलों की राजधानी थी पुष्करी, ठीक है। जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, बस्तर वाला क्षेत्र है, वहां पर है क्या, आपका पुष्करी, ठीक है। को परास्त कर पुष्करी को तहस नहस कर दिया, पुष्करी को तहस नहस कर दिया, ठीक है। किसको पराजित कर, अर्थपति भट्टारक को, ठीक है। पराजित कर पुष्करी को तहस नहस कर दिया। इसने उसकी राजधानी जला दी, इसने उसकी राजधानी जला दी, किसने, पृथ्वीसेन द्वितीय ने, ठीक है। चलिए, और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ठीक है, चलिए, ज्ञात कहां से होता है, ठीक है, ठीक है। क्या, केसरी बेड़ा शिलालेख, जानकारी की बात करें, जानकारी कहां से होता है, बालाघाट ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा अभिलेख, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पुष्करी को तहस किया। अब थोड़ा समझिए, पुष्करी में कौन थे, अर्थपति भट्टारक, कौन थे पुष्करी में, अर्थपति भट्टारक, पुष्करी में। और पुष्करी में जाके किसने, पृथ्वीसेन द्वितीय ने एक अभिलेख खुदवाया, शिलालेख, अभिलेख, जिसको बोलते हैं आपका, ठीक है, ताम्रपत्र है ये, ताम्रपत्र है, जिसको बोलते हैं केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जारी करवाया, ताम्रपत्र, ठीक है। अब थोड़ा समझो, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र कहां से मिला है, पुष्करी से, किसके शासन काल में, अर्थपति भट्टारक के, ठीक है। याद यहां पहली बात रखना, कोई अगर अभिलेख या ताम्रपत्र खुदवाया तो अपना जो है क्या, वाहवाही लूटने के लिए सुबह पूरा वाहवाही जो भी है काम किए जाते हैं, अच्छा काम, उसको क्या करते हैं, लिखवा देते हैं। अब कोई इंसान ये तो नहीं लिखाया कि मुझे परास्त किया, मुझे आपके परास्त किया करके थोड़ी ना लिखाएगा ताम्रपत्र में, ठीक है। इस ताम्रपत्र को लिखवाया वहां से था कौन, ये पृथ्वीसेन द्वितीय ने, कहा, केसरी बेड़ा में, जिसको हम बोलते केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक। उसने लिखवाया था कि मैंने यहां पर आया, मैं यहां पर आया, और मैं मतलब फलाना पृथ्वीसेन द्वितीय ने, मैं पृथ्वीसेन द्वितीय आया और भगवत वर्मन को परास्त किया, ठीक है। किसके समय मिलता है, ये अर्थपति भट्टारक के समय, ताम्रपत्र मतलब जिसको बोलते हैं केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। चलिए आगे, ठीक, चलिए आगे का बात करें, ठीक, चलिए केसरी बेड़ा, ठीक है। चलिए, इसका ताम्रपत्र की बात करें तो प्रमुख ताम्रपत्र, ताम्रपत्र में प्रमुख ताम्रपत्र है कौन सा, बालाघाट ताम्रपत्र, बालाघाट ताम्रपत्र, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताम्रपत्र में बालाघाट ताम्रपत्र, ठीक। भले आपको एग्जाम में शासक ना दे, लेकिन शासक के में क्रम में ना पूछे, कुछ ना पूछे, लेकिन आपको ताम्रपत्र पूछेगा, शिलालेख है तो शिलालेख पूछेगा, कोई अभिलेख है तो कोई सिक्का है तो सिक्का पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है पृथ्वीसेन द्वितीय का संबंध बालाघाट ताम्रपत्र से, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन आए, अब देखो पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद जो है नागपुर शाखा या नंदीवरण शाखा में कोई नहीं हुए, तो क्या हुआ, जो बाशिन शाखा में उत्पन्न हुए कौन से, वत्सगुल्म शाखा, अब यहां पर आएंगे, ठीक है। यहां पर आए, उसके बाद कौन, देवसेन, ठीक है। उसके बाद कौन हुए, देवसेन हुए, कौन हुए, देवसेन, ठीक, कौन हुए, देवसेन हुए, ठीक है। चलिए
कौन शासक हुए भाई? देवसेन। ठीक, चलिए अब देवसेन हुए शासक। ठीक है, चलिए इसके समय में अब समझिए, अब ये अर्थपति भट्टारा के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्या? स्कंद वर्मन। सॉरी, ये भागवत वर्मन के दो पुत्र, एक पुत्र का नाम था अर्थपति भट्टारा और एक पुत्र का नाम था, ठीक है, कौन? स्कंद वर्मन। ठीक है, चलिए ठीक, अब थोड़ा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। भागवत वर्मन के दो बेटे, एक बेटा कौन हुआ? अर्थपति भट्टारा। ठीक है, और एक कौन हुए? एक हुए स्कंद वर्मन। ठीक, अर्थपति भट्टारा जैसे परास्त हुए उसके बाद उन्होंने पूरे पुष्करी को फिर से बसाया। ठीक, स्कंद वर्मन ने पुष्करी को फिर से बसाया। ठीक है, और पुष्करी को फिर से बसाकर उन्होंने क्या किया? ठीक है, अब यहां पर कौन है? देवसेन। अब इसका बदला किससे लिया? देवसेन से। बेचारा बिना मारे मर रहा है। कौन? देवसेन। देवसेन ने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी क्या किया? स्कंद वर्मन ने देवसेन के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण किया, वह देवसेन पराजित हुआ। बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, देवसेन क्या हुआ? पराजित। ठीक, देवसेन की बात करें तो देवसेन जो है वो क्या थे? वत्सगुल्म शाखा के, वत्सगुल्म शाखा के शासक थे, जो कहां आ गए? नागपुर में शासन करने के लिए। क्यों आए? क्यों आए नागपुर में शासन करने के लिए? क्योंकि भाई नागपुर में अगर हम बात करें तो नागपुर में अब कोई था नहीं, पृथ्वीसेन द्वितीय का कोई वंशज था नहीं। ठीक है, उसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो कौन आएगा? ठीक है, दूसरे शाखा के आएंगे, वो भी तो वाकाटक ही है। ठीक है, तो ये देवसेन आया और देवसेन के बाद, ठीक है, कौन हुआ? हरिसेन। देवसेन के बाद कौन हुए? हरिसेन। ठीक है, देवसेन के बाद हुए हरिसेन। ठीक, चलिए हरिसेन के समय क्या क्या हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हरिसेन का एक है अभिलेख है जिसको बोलते हैं अजंता अभिलेख। ठीक है, अजंता अभिलेख। अभिलेख अगर बात करें तो कौन सा? अजंता अभिलेख। अजंता गुफा अभिलेख बोलते हैं इसको। ठीक, अजंता अभिलेख। अजंता अभिलेख में अगर हम बात करें तो अजंता अभिलेख में, ठीक है, वाकाटकों के शासकों की जानकारी मिलती है। वाकाटकों के शासकों की जानकारी मिलती है। बस इतना याद रखना। ठीक है, ये आपका रहा कौन सा? वाकाटक वंश। ठीक है, चलिए चलो ठीक, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। वह आपका वाकाटकों का संस्थापक कौन? विंध्य शक्ति। शासन काल जो है दूसरी तीसरी नहीं है, तीसरी चौथी है, तीसरी चौथी शताब्दी में। ठीक है, क्योंकि ये गुप्तों के साथ साथ है तो तीसरी चौथी शताब्दी में आएगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगर बात करें तो विंध्य शक्ति का बेटा हुआ कौन? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने छत्तीसगढ़ में इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए उस समय छत्तीसगढ़ जो है इस क्षेत्र का अधीन था, नागपुर क्षेत्र के, और गोदावरी वाले क्षेत्र में, बाशी वाले क्षेत्र में एक शाखा को उदय हुआ जिसको बोलते हैं कौन सा? आपका वत्सगुल्म शाखा। ठीक है, अब प्रवरसेन प्रथम के दो पुत्र हुए, एक का नाम था महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम और एक का नाम हुआ सर्वसेन। सर्वसेन कहां शासन कर रहे हैं? वत्सगुल्म वाले बरार शाखा में या बाशिम शाखा में। ठीक है, और एक शासक नागपुर में कौन है? रुद्रसेन प्रथम या महेंद्र सेन। इसी को हराया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कौन आएगा? पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, ठीक, पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद आएंगे रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में बात करें तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था प्रभावती के साथ। दो बेटे थे, दो बेटे में दामोदर सेन को शासनता मिली। उसके बाद दामोदर सेन का राज्याभिषेक हुआ प्रवरसेन द्वितीय के नाम से।
ठीक है, प्रवर्सन द्वितीय हुए। प्रवर्सन द्वितीय के बाद कौन हुए? नरेंद्र सेन हुए। नरेंद्र सेन का बेटा कौन हुआ? पृथ्वीसेन द्वितीय हुआ। और पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद देवसेन जो वत्सगुल्म शाखा के शासक यहाँ पर आके शासन करने लगे। उसके बाद कौन? हरिसेन। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर बात करें तो हम देखेंगे कौन सा? गुप्त डिनेस्टी, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश, ठीक है, गुप्त राजवंश। ठीक, ठीक, चलिए गुप्त के बारे में क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलिए। चौथी शताब्दी में अगर हम बात करें, इस वंश की स्थापना होती है। इस वंश की स्थापना, ठीक है। अगर हम गुप्त की बात करें तो संस्थापक के रूप में कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक में अगर बात करें, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस समय, ठीक है, चलिए, इस समय जो छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? आपका दक्षिणापथ कहा गया। दक्षिणापथ, दक्षिण कौशल, दोनों नाम से दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहा गया। बस्तर को महाकांतार कहा गया। बस्तर को यहां पर क्या कहा गया? महाकांतार। महाकांतार कहा गया बस्तर को, महाकांतार। महाभारत काल में कांतार कहा गया था। ठीक है, और इस समय गुप्त क्या बोलते थे? बस्तर को महाकांतार। ठीक है, चलिए। प्रमुख जानकारी अगर बात करें कि आपके छत्तीसगढ़ में इनके प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसकी जानकारी किससे मिलती है? उसकी जानकारी मिलती है हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। पहला शासक की बात करें तो पहला शासक के रूप में हम देखेंगे किसको? ठीक है, चलिए हम देखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ने पहला बात, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के शासक, दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक, वही अगर बात करें दूसरा, महाकांतार में नल शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन और महाकांतार में नल शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए। इन्होंने एक नीति अपनाई थी, नीति, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने स्वेच्छा से अपना ये क्या कर दिए, ठीक है, अपना उनके समक्ष घुटने टेके या बोले आत्मसमर्पण करें तो ठीक है। जब भी ऐसा होता था युद्ध के द्वारा जीता गया था या आत्मसमर्पण के द्वारा जब वो कोई शासक समुद्रगुप्त के समक्ष जाता था, ठीक है, तब वो उसकी शासन सत्ता को वापस लौटा देता था। ठीक है, बस वो क्या करे? उसकी अधीनता स्वीकार करे। वैसे ही वाकटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। ये जानकारी मिलती है प्रभावती गुप्त के पुनाभिलेख से। मैंने बताया था पुनाभिलेख,
किसका? प्रभावती गुप्त का। तो प्रभावती गुप्त का ये पुनाभिलेख से ये ज्ञात होता है कि जो समुद्र जो आपका जो वाकटक जो थे वो गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किए थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, ये जो समुद्रगुप्त है वो वापस दे देते थे। ठीक है, वो अपने पास नहीं रखते थे, वो वापस दे देते, बस वो क्या करे, गुप्तों की अधीनता को स्वीकार करे बस। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। चलिए चौथा, महासमुंद के कोपरा नामक स्थान पर समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, रूपा देवी के साक्ष्य। ठीक, चलिए समुद्रगुप्त के बाद जो है शासक हुए कौन? रामगुप्त। ठीक है, ये वही रामगुप्त है ना, जो लुटेरे थे। ठीक है, लुटेरे का आक्रमण हुआ रामगुप्त के ऊपर और रामगुप्त की पत्नी को लेकर जा रहा था। ठीक है, वैसे ही उस समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, क्या किया, रामगुप्त की पत्नी को बचाए और रामगुप्त की पत्नी को बचाकर रामगुप्त की हत्या करके उसके साथ विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वही एक रचना कराता है आपका कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, कालिदास की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, जो देवी थी, देवी मतलब जो रामगुप्त की पत्नी थी, उसके साथ विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और इसी को दोनों का क्या कहा गया? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, चलिए आगे। रामगुप्त की बात करें तो रामगुप्त का स्वर्ण सिक्का बाणभद्र से प्राप्त हुआ। बाणभद्र जिला दुर्ग, ठीक है, ये प्राप्त हुआ 1972 में। 1972 में कहा? बाणभद्र जिला दुर्ग में। ठीक है, रामगुप्त का स्वर्ण सिक्का। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए ये अगर बात करें बाणभद्र से, ठीक है, 9 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, कितने? 9 स्वर्ण सिक्के। 9 स्वर्ण सिक्के में, चलिए 9 सिक्के में एक सिक्का अगर बात करें तो एक सिक्का मिला है कांचगुप्त का। 9 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, और बहुत सारे सिक्का जो मिला है वो रामगुप्त को मिला है। एक काचगुप्त, इस काचगुप्त को समुद्रगुप्त के नाम से ही जाने जाते हैं। काचगुप्त समुद्रगुप्त का एक नाम है। कौन सा? काचगुप्त। एक सिक्का अगर बात करें, एक स्वर्ण सिक्का, यहाँ पे एक स्वर्ण सिक्का अगर बात करें तो ये मिला है किसका? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का एक, और जो 7 सिक्के मिले हैं वो स्कंदगुप्त के 7 सिक्के मिले हैं। स्कंदगुप्त के 7 सिक्का। उसके बाद अगर बात करें रामगुप्त के बाद, ठीक है, रामगुप्त के बाद कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, कोई कहानी पहले बता चुका हूं और इसमें बताऊंगा, बस इसमें याद रखना है। ठीक है, क्या चीजें क्या मिला है, क्या चीजें मिला है। ठीक है, एक मिला है खरसिया के रायगढ़ से, सॉरी रायगढ़ के खरसिया से, उल्टा हो गया ना, खरसिया रायगढ़ से धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्का
प्राप्त हुआ। समझिए, ठीक है। ठीक, अगर बात करें गुप्तों का लक्षण क्या है, गुप्तों के जो सिक्के हैं उस सिक्कों के लक्षण क्या है। सिक्कों के लक्षण में आपको मिलेगा मयूर सिक्का, मयूर सिक्का, मयूर मतलब उसे मयूर का अंकन होगा। एक आपका क्या होगा, धनुष बाण वाला, धनुष बाण हो जिसको बोलते धनुर्धारी, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। एक आपको मिलेगा सरस्वती मैया जो वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा का सिक्का ऐसा जो है, ठीक है, एक आपको मिलेगा। ठीक, ऐसे क्या मिलेंगे आपको, मेजर मेजर चीजें बता रहा हूं, ऐसे सिक्के मिलेंगे। तो इससे आपको ये लक्षण बता समझ सकते हैं कि ये किसका है, गुप्तों का है। किसका है, गुप्तों का। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, ठीक, चलिए उसके बाद आपके कौन, कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की बात करें, ठीक है, कुमारगुप्त का, तो कुमारगुप्त का दो मिला है, एक आरंग से मिला है, एक पिटाईवल्द में मिला है। ठीक है, रायपुर, एक रायपुर के आरंग से मिला है इसका सिक्का, और एक सिक्का मिला है कहां, पिटाईवल्द से, पिटाईवल्द रायपुर से। ठीक है, रायपुर के दो जगह, एक आरंग और एक पिटाईवल्द से। ठीक है, चलिए आरंग में अगर बात करें तो इसमें मयूर, मयूर, ठीक है, मयूर प्रकार का सिक्का, सिक्का जिसमें रत्न जड़ित है, जिसमें रत्न जड़ित है, रत्न जड़ित मतलब रत्न जड़ा हुआ है उसमें। पिटाईवल्द में इसके 40 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, 40 स्वर्ण सिक्का कुमारगुप्त के। ठीक है, चलिए चलिए ये आपका कौन सा, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। ठीक, अभी अगर बात करें तो इसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा, क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, क्या, क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, चलिए चलिए इसमें अगर बात करें, अच्छा कुमारगुप्त का एक और है जी, कुमारगुप्त का बालोद से मिलता है, बालोद, बालोद के कुलिया, कुलिया गांव से। ठीक है, बालोद के कुलिया गांव से सिक्के मिलते हैं, कुलिया से सिक्के। अगर हम बात करें इसी में क्या है, कुलिया अभिलेख है। ठीक है, क्या है, कुलिया अभिलेख। ठीक, चलिए बालोद के कुलिया गांव से कुमारगुप्त के। ठीक, चलिए ये आपका रहा क्या, गुप्त साम्राज्य। ठीक, खत्म। चलिए आगे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश। चलिए क्षेत्रीय राजवंश या स्थानीय राजवंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश की बात करें, इसको हम दो भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक को हम बोलेंगे दक्षिण कोसल के राजवंश, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण कोसल के राजवंश, और एक हम बोलेंगे बस्तर के राजवंश, बस्तर के राजवंश। ठीक है, चलिए दक्षिण कोसल के राजवंश में अगर हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा, पहला, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश, पहला ही तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश की बात करें, ठीक है, ये वंश 5वीं 6वीं शताब्दी में, ठीक, राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी की अगर बात करें तो शरमपुरी वंश, 6वीं 7वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए तीसरा शरमपुरी वंश के बाद, ठीक है,
आपका, ठीक है, आपका सोम या पांडुवंश, सोमवंश या पांडुवंश, पांडुवंश, ये भी अलग अलग है, ठीक है। एक को हम बोलेंगे क्या, मैकाल का सोमवंश या मैकाल का पांडुवंश, मैकाल का पांडुवंश, ठीक है। एक को बोलते हैं दक्षिण कोसल के पांडुवंश, पांडुवंश, और एक को हम बोलेंगे क्या, कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, ठीक है। चौथा, ठीक, स्थानीय राजवंश के बारे में बात कर रहा है ना, ठीक। चलिए वहीं अगर बात करें उसके बाद आपको, ठीक है, एक मिलेगा बाणवंश, बाणवंश, पांचवा हरिनागवंश, हरिनागवंश, ठीक है। चलिए ठीक, एक अगर हम बात करें, ठीक, चलिए एक इसी में हम बात करेंगे पर्वत द्वारक वंश का, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर, पर्वत द्वारक वंश, ठीक। बस्तर के राजवंश की बात करें तो बस्तर के राजवंश में हम पढ़ेंगे क्या, काकती वंश, सॉरी काकती नहीं है, थोड़ा सा पहले, बस्तर के राजवंश में पहले हम पढ़ेंगे नल वंश, दूसरा, ठीक है, ठीक, छिंदक नागवंश, तीसरा काकती वंश, ठीक। चलिए यही तो बस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए छिंदक नागवंश, काकती वंश, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपके क्या, ठीक है, बस्तर के राजवंश में, ठीक, ठीक। और इस पर थोड़ा सा सोमवंश चर्चा करूंगा, ठीक है, क्या आपका कलिंग वाले क्षेत्र पर, कलिंग, कलिंग के सोमवंश पर चर्चा करूंगा मैं, सोमवंश पर, ठीक है, ठीक। राजर्षि तुल्यकुल वंश अभी हम लोग प्राचीन में पढ़ रहे हैं, इसको मैं अलग अलग नहीं किया हूं, ठीक। सोमवंश, सोमवंश ये सब क्या आपके, ठीक, प्राचीन है। मध्यकालीन में बाणवंश, फणिनागवंश, ठीक है, पर्वत द्वारक वंश भी आपके प्राचीन में आएगा। मध्यकालीन में आपका काकती वंश, ठीक है, ये छिंदक नागवंश भी थोड़ा सा आ जाता है, काकती वंश, ठीक। काकती वंश आधुनिक में भी आ जाता है। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य मराठा वाला में आएंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए स्थानीय राजवंश बस्तर के, दक्षिण कोसल के, ठीक। चलिए ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो इसी में आएगा आपको क्या, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश, ठीक है, कलचुरी आएंगे, क्या आएंगे, कलचुरी वंश, ठीक। चलिए थोड़ा सा राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए राजर्षि तुल्यकुल वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश क्या है जी, राजर्षि तुल्यकुल वंश क्या है जी, राजर्षि तुल्यकुल वंश, चलिए क्या है उसको बता देता हूं, राजर्षि तुल्यकुल वंश क्या है, ठीक है। राजर्षि तुल्यकुल वंश की बात करें, ठीक, यह है अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश, ठीक है। चलिए ठीक, शासनकाल अगर बात करें, शासनकाल, ठीक है, शासनकाल की बात करें तो लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में, 5वीं 6वीं शताब्दी में, ठीक है। कैसे समझिए, एकदम 5वीं 6वीं शताब्दी, ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूं। अगर बात करें इसकी जानकारी जो मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है हमें आरंग ताम्रपत्र में, कौन सा,
आरंग ताम्रपत्र, याद रखिएगा आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र में 2 डेट लिखा हुआ है, ठीक है, 2 डेट, ठीक। चलिए, एक चलता है गुप्त संवत, क्योंकि गुप्त संवत में सभी गुप्त संवत को बहुत सारे लोगों ने अपनाया था या बहुत सारे शासन राजवंश ने अपनाया था, सब हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश चलता है 319 से, 319 ईस्वी से क्या चलता है, गुप्त वंश चलता है, ठीक है। गुप्त संवत को अगर बात करें तो गुप्त संवत को अगर जिसने अपना लिया, माना जाता है कि उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की होगी। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि राजर्षि तुल्य कुल वंशों ने भी गुप्तों का कभी अधीन रहा होगा, ठीक है। चलिए, उसके अधीनता को स्वीकार किए होंगे, ठीक। चलिए, 2 डेट आते हैं, एक ताम्रपत्र में एक डेट लिखा हुआ है 182 और एक डेट लिखा हुआ है 282, ठीक है, 282। 319 अगर गुप्त संवत को हम आधार माने, किसको, गुप्त संवत को, तो गुप्त संवत को अगर आधार मानेंगे तो अगर 319 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 11, 1 और 8, 2, 10 और ये हो जाएगा 3, 2, 5, 501 ईस्वी में आ रहा है इसका शासनकाल। 282 को अगर 319 से अगर जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 601, ठीक है। इसीलिए मैं लगभग समकालीन क्या माना, 5वीं 6वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या माना, 5वीं 6वीं शताब्दी, ठीक है। इसका क्या शासन काल, इसका शासन काल 5वीं 6वीं शताब्दी, 501 ईस्वी और 601, ठीक है। इसको मैं लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी मान रहा हूं। कैसे निकले समझ में आया, क्योंकि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की होगी और गुप्त संवत को अपनाया था। गुप्त संवत की बात करें, 319 गुप्त संवत में अगर 182 और 319 को जोड़ोगे तो 501 ईस्वी और 282 और 319 को जोड़ोगे तो 601 ईस्वी, ठीक है। तो 5वीं 6वीं शताब्दी शासनकाल, क्लियर। कई बुक में 4थी 5वीं लिखा है, तो कैसे 4थी 5वीं होगा, ठीक है। मैं तो ये निकाल के बता दे, क्योंकि आरंग ताम्रपत्र में लिखा हुआ है 182, 282, ठीक है। अब 319 गुप्त संवत इस अपनाया था इन्होंने, इसीलिए मैं गुप्त संवत से निकाल रहा हूं 5वीं 6वीं शताब्दी, क्लियर। चलिए, इसमें अगर हम बात करें, जानकारी मिलती है किससे, आरंग ताम्रपत्र से, ठीक है। चलिए, ठीक। इसके समकालीन शासक, समकालीन राजवंश, समकालीन राजवंश, समकालीन राजवंश की बात करें तो समकालीन राजवंश कौन थे, समकालीन राजवंश में एक थे सरवपुरी, इन्हीं के सरवपुरी राजवंश समकालीन शासकों में, ठीक है, ठीक। समकालीन शासकों में कौन, सरवपुरी राजवंश, ठीक। चलिए, आरंग ताम्रपत्र, जानकारी कहां से मिलता है, आरंग ताम्रपत्र, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसी को राजर्षि तुल्य कुलवंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूरा राजवंश, सूरा राजवंश, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आरंग ताम्रपत्र की बात करें तो आरंग ताम्रपत्र में कुछ शासकों के बारे में मिलते हैं, 6 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक का नाम था सूरा, इस सूरा के कारण ही सूरा कहा जाता है, वो वाला सूरा नहीं है ना जी, सूरा वाला सूरा नहीं है, ये वाला सूरा है, आदि वाला सूरा है, ठीक है। चलिए, शूरा, शूरा के बाद दैत्य प्रथम, कौन, शूरा के बाद दैत्य प्रथम, दैत्य के बाद विभीषण, विभीषण, शूरा दैत्य विभीषण, ठीक है। भीम, भीमसेन प्रथम, शूरा दैत्य विभीषण भीम, ठीक है, ठीक। उसके बाद विभीषण भीमसेन के बाद दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय के बाद जो है कौन आएंगे, भीमसेन द्वितीय, कौन आए, भीमसेन द्वितीय। और भीमसेन द्वितीय ने ही, ठीक है, भीमसेन द्वितीय ने ही स्वर्ण नदी के किनारे आरंग में, ठीक है, किससे, स्वर्ण नदी के किनारे, स्वर्ण नदी के किनारे, किनारे क्या किया था, आरंग ताम्रपत्र जारी किया था, आरंग ताम्रपत्र जारी किया था,
इतिहास में मतलब है ना ये 182 और 282 में, इसीलिए इसको ठीक है करेक्ट आपको पूछेगा नहीं। आपको यहाँ पर प्राचीन इतिहास में पूरा आप देखे होंगे क्वेश्चन डेट नहीं पूछता, क्योंकि डेट जो है क्या है विवादित होते, और जहां जहां कोई चीज विवादित है वो नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए। आरंग ताम्रपत्र जारी किया था किसने? भीमसेन द्वितीय। इसीलिए कहा जाता है कि भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है इसको। किसका? भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। इस 6 शासकों के बारे में जानकारी मिलते हैं इस आरंग ताम्रपत्र से। ठीक है, इसको सूरा दैत्य वर्मा भी बोलते इसको, सूरा दैत्य वर्मा द्वितीय। लेकिन अगर बात करें आप राम कुमार बिहार के बुक में देखेंगे तो केवल दैत्य लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। सूरा दैत्य प्रथम विभीषण भीमसेन, उसका दैत्य वर्मा द्वितीय भीमसेन द्वितीय। ठीक, चलिए। ठीक, ये आपके क्या मिलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा एक याद रखिएगा, कुछ मुद्राएं मिली है, उस मुद्रा में सिंह का अंकन है, सिंह का अंकन है, उस मुद्रा में सिंह का अंकन है, बस इतना याद रखेगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश और शासनकाल 5वीं 6वीं शताब्दी, जानकारी आरंग ताम्रपत्र से। सूर्य राजवंश बोलते हैं, समकालीन राजवंश। ठीक, कौन है? शरदपुरी राजवंश। और इसके आरंग ताम्रपत्र से 6 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला सूरा, इसी कारण ये संस्थापक थे, इसी कारण इसका नाम चला है क्या? सूर्य राजवंश। तो क्या कहा जाता है? राजर्षि तुल्य कुलवंश कहा जाता है। दैत्य वर्मा प्रथम, विभीषण, उसका भीमसेन। अब ये विभीषण नहीं है, रावण वाला विभीषण नहीं है ये। ठीक है, भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण नदी के किनारे आरंग ताम्रपत्र जारी किया था। ठीक है, चलिए। ये आपका रहा राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, कल हम स्थानीय राजवंश में शरदपुरी वंश को आगे देखेंगे और अलग अलग राजवंशों को हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यही इस कड़ी को ठीक है समाप्त करते हैं। आगे हम कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए।